हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आपके जीआईसी एलटी ग्रेड एवं लेक्चरर की तैयारी भी बहुत बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो साथियों, आप जानते हैं मैं आपके जनरल स्टडीज का अध्ययन करा रहा हूँ, जिसमें आज डे 48 हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। ऑलरेडी 47 प्रैक्टिस सेट कराए जा चुके हैं। ठीक है, आप जानते हैं 3 दिन टॉपिक वाइज होता है, 3 दिन जो है प्रैक्टिस होता है, जिसमें मिक्स्ड क्वेश्चन सारे आपके एकदम एग्जाम जैसा आपको फील कराया जाता है। और जो है 3 दिन जो टॉपिक वाइज होते हैं उसमें हमने इंडियन जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ जैसे टॉपिक्स को कवर कर लिया। आगे हम बढ़ रहे हैं और भी इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक्स हैं उनको बहुत जल्द हम कवर करेंगे। उसके बाद आप जानते हैं 3 दिन करने के बाद 7वें दिन आपका संडे को टेस्ट लिया जाता। और लास्ट संडे को जो टेस्ट हुआ था उसमें आप लोगों ने कमाल ही कर दिया। आप 43 कैंडिडेट्स ने 100% स्कोर प्राप्त किया। निश्चित तौर पर एक बहुत बहुत ही सुखद समय है और बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग सकारात्मक दिशा में मेहनत कर रहे हैं। तो आप जानते हैं कि ये वीडियो आपको शाम को 7 बजे हमारे इस यूट्यूब चैनल पर प्राप्त होती है, जिसमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो विभिन्न एग्जाम्स अभी तक हुए हैं उन्हीं के क्वेश्चंस का एक कलेक्शन है और इसमें वो सारे सब्जेक्ट शामिल किए गए जो आपके एग्जाम्स में आएंगे। ठीक है, तो मैथ्स को छोड़ करके आप जानते हैं क्वेश्चन को जब हम डिस्कस करते हैं तो उसमें जो अलग अलग ऑप्शंस होते हैं उनके बारे में भी डिस्कस किया जाता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और भी चीज़ें जो है, अगर आप उनको नहीं लिखेंगे तो सब कुछ भूल जाएगा और लिखेंगे तो बहुत समय जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके पास समय है नहीं। एग्जाम की डेट अनाउंस हो चुकी है तो आपको तैयारी करना है एक सीमित समय में। इसके लिए मैंने एक ये पीडीएफ ग्रुप बनाया हुआ है और एक छोटी सी फीस रखा, उस फीस को पे करके आप उस ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको 3 दिन प्रैक्टिस और 3 दिन जो है टॉपिक वाइज का जो कराया जाता है सारी पीडीएफ वहां पर भेज दी जाती है। उसके साथ साथ संडे को जो टेस्ट होता है, जिसकी वजह से आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहती है और आपको एक मोटिवेशन मिलता है, आप सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप चाहते हैं जुड़ना तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर लें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं, लेते हैं पहला क्वेश्चन भैया। 97वां ऑस्कर पुरस्कार 2025 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया? पहला विकल्प है द ब्रूटलिस्ट, दूसरा अनोरा, तीसरा है द रियल पेन और चौथा है नो अदर लैंड। तो इसका जो सही विकल्प है मित्र वो आपको बताना है। सही विकल्प है बी। करंट अफेयर का क्वेश्चन भैया, ध्यान से समझिएगा। अनोरा ये आपका सही विकल्प है। देखो यहाँ पर 2 मार्च 2025 को लॉस एंजल्स, जो कि अमेरिका में है, वहां पर आयोजित किया गया 97वां ऑस्कर पुरस्कार जो है जो प्रदान किया गया था। इसमें जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार अनोरा को प्रदान किया गया। किसको? अनोरा को। ठीक है, और अगर बात की जाए सर्वश्रेष्ठ जो है अभिनेता, एंड्रियन बॉडी को। किसको? एंड्रियन बॉडी को, जो कि फिल्म थी द ब्रूटलिस्ट, ये वाली फिल्म के हीरो को जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब दिया गया। ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म नो अदर लैंड, अगर बात की जाए नो अदर लैंड की, तो ये सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म के रूप में चुनी गई है। इस तरीके से एक क्वेश्चन के माध्यम से आपके कई क्वेश्चन तैयार होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखो, भारतीय जनता पार्टी तथा वामपंथी दलों दोनों के समर्थन से निम्न में से कौन एक भारत का प्रधानमंत्री बना था? आपको बताना, इंदिरा गांधी, बीपी सिंह, चरण सिंह और चंद्रशेखर। तो आपको बताना सही विकल्प क्या है। तो सही विकल्प है मित्र बीपी सिंह। ठीक है, तो विश्वनाथ प्रताप सिंह यानी बीपी सिंह 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। इनका प्रधानमंत्री पद भारतीय जनता पार्टी तथा वामपंथी दलों के समर्थन से बना। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मित्र, इसलिए आप इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए भी तैयार रहें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। ये देखो भैया, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतर न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका, विधायिका एवं मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी की अनुशंसा की गई है? तो आपको बताना है। 4 विकल्प है। संविधान के कार्यान्वयन के पुनरीक्षण का राष्ट्रीय आयोग, दूसरा विकल्प है राष्ट्रीय न्यायिक आयोग और तीसरा विकल्प है द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, चौथा है विधि आयोग का प्रतिवेदन। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका सी, द्वितीय प्रशासनिक सुधार। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने उच्चतर न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका, विधायिका तथा मुख्य न्यायाधीश की सहभागिता की अनुशंसा की है। यह सुझाव न्यायिक कार्यपालिका समन्वय और पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से दिया गया था। आगे बढ़ते भैया, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? फिरोजपुर में, अमृतसर में, लुधियाना में और गुरदासपुर में। तो मतलब भगत सिंह का स्मारक कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। सही विकल्प है भैया ए, यानी फिरोजपुर में। कहाँ पर? फिरोजपुर में। भगत सिंह साहब का स्मारक हुसैनी वाला
फिरोजपुर, जो कि कहाँ है, पंजाब में सतलज नदी के तट पर स्थित है। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव साहब को फांसी दी गई थी और स्मारक उसी श्रद्धा के प्रतीक के रूप में बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं भैया अगला क्वेश्चन। उससे पहले यार बहुत मेहनत होती है, इंपॉर्टेंट है ये आपके क्वेश्चंस। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब हाइप कर दिया करें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल साहब को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी। देखो एक क्वेश्चन पूछा गया है, बताना है आपको, वाराणसी, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका बी, काकोरी कांड के जो है अभियुक्त थे, जो है पंडित राम प्रसाद बिस्मिल साहब को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में फांसी दी गई थी, ठीक है। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 में राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खां और रोशन सिंह जैसे क्रांतिकारियों को सजाए हुई थी इस वजह से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखो भैया, ये है संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की सुरक्षा करे। यह किस अनुच्छेद से संबंधित है आपको बताना है। अनुच्छेद 325, 355, 359, 357। तो सही विकल्प क्या है आपको बताना है। सही विकल्प है मित्र बी, अनुच्छेद 355, ठीक है, 355। यहाँ पर देखो अनुच्छेद 355 के अनुसार संघ यानी केंद्र का कर्तव्य है कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की सुरक्षा करे तथा यह सुनिश्चित करे कि राज्य सरकारें संविधान के प्रावधानों के अनुसार चलें, यानी मनमानी न करें। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन भैया, निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष, बात हो रही है एसटी लोकसभा अध्यक्ष कौन, जनजातीय, ठीक है। तो शेड्यूल ट्राइब जी.वी. मावलंकर साहब, जी.एम.सी. बालयोगी साहब, मनोहर जोशी, पी.ए. संगमा, ठीक है। तो सही विकल्प यही है पी.ए. संगमा, ठीक है। पी.ए. संगमा जो कि प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे, उनका कार्यकाल 23 मई 1996 से 23 मार्च 1998 तक रहा है। देखो इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। ये 11वीं लोकसभा के अध्यक्ष रहे। आगे बढ़ते हैं भैया अगला क्वेश्चन, ये है आपका, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शेर शाह सूरी को अकबर महान से भी बेहतरीन राष्ट्र निर्माता बताया, ठीक है, माना था। के.आर. कानूनगो साहब, जादूनाथ सरकार, आर.पी. त्रिपाठी, ए.एल. श्रीवास्तव। तो आपको बताना है भैया कि कौन है वो जिन्होंने माना कि अकबर से भी बेहतरीन जो है शासक थे शेर शाह सूरी साहब। तो ये विकल्प है ये, यानी के.आर. कानूनगो वो नहीं जो जमीन नापते हैं वो वाले नहीं, ठीक है, बल्कि जो है इनका नाम है, टाइटिल है, डॉक्टर के.आर. कानूनगो ने शेर शाह सूरी को अकबर से भी श्रेष्ठ रचनात्मक बुद्धि वाला और राष्ट्र निर्माता बताया। इनके अध्ययन तारीख ए शेरशाही में शेरशाह के प्रशासनिक तथा सैन्य सुधारों को विशेष स्थान दिया गया है, ठीक है भैया। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखो, औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाली। बहादुर शाह प्रथम ने, जहांदार शाह ने, मोहम्मद शाह ने, अकबर द्वितीय ने, ठीक है। तो आपको बताना है सही विकल्प क्या है। सही विकल्प है भैया बहादुर शाह प्रथम ने, ठीक है। औरंगजेब के 1707 में निधन के पश्चात उसके पुत्र जो है बहादुर शाह प्रथम ने सत्ता संभाली। औरंगजेब के अन्य पुत्रों में मोहम्मद आजम शाह, मोहम्मद अकबर एवं मोहम्मद काम बख्श शामिल थे, ठीक है। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन भैया, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख वैदिक देवताओं का उल्लेख करता है। तो पहला है मानसेहरा, दूसरा है शाहबाज गढ़ी, तीसरा है बोगज कोई, चौथा है जूनागढ़। तो देखो यहाँ पर जो सही विकल्प है, उससे पहले मित्र आप जानते हैं कि जो क्वेश्चंस आपको ये आपके सामने रखे जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट, और कोई जरूरी नहीं कि ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए। तो इसलिए आप जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो चीजें बताई जाती है, उनको जरूर आप ध्यान दें, ठीक है। पीडीएफ ग्रुप ज्वाइन ना किया हो तो कर लीजिएगा, जिससे कि आप उनको आसानी से तैयार कर सकें। तो इसमें जो सही विकल्प है मित्र वो है सी, बोगज कोई। क्या है बोगज कोई, ठीक है। एशिया माइनर में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है, कौन, ये बोगज कोई। और इसका जो समय है लगभग वो 1400 ईसा पूर्व का है, ठीक है, बोगज कोई।
बात हो रही है, क्या निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख वैदिक देवताओं का उल्लेख करता है? तो ये बोगज कोई जो कि 1400 ईसा पूर्व में है, मतलब इसका जो समय है वो 1400 ईसा पूर्व में है। अब इस अभिलेख में राजाओं के मध्य संधि का उल्लेख और वैदिक कालीन देवताओं जैसे इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य को साक्षी माना गया है। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर छत्तीसगढ़ की सीमा किसके साथ उभयनिष्ठ नहीं है? ठीक है, बात हो रही है छत्तीसगढ़ की सीमा किसके साथ नहीं मिलती? महाराष्ट्र के साथ, बिहार के साथ, उड़ीसा के साथ, आंध्र प्रदेश के साथ। तो छत्तीसगढ़ भैया भी यानी बिहार के साथ जो है इसकी जो सीमा है वो उभयनिष्ठ नहीं है। और छत्तीसगढ़ की सीमा जो है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और उत्तर प्रदेश के साथ में मिलती है। ठीक है, बिहार के साथ छत्तीसगढ़ का जो है सीमा नहीं मिलती है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है बिहार। ठीक है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर बद्रीनाथ अवस्थित है कहाँ? कुमाऊं हिमालय में, मध्य हिमालय में, हिमाद्री में, ट्रांस हिमालय में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, आपको बताना है कि बद्रीनाथ अब कहाँ अवस्थित है। बद्रीनाथ अवस्थित है मध्य हिमालय में। इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा भैया, तो थोड़ा सा तैयार रहे इसके। ठीक है, बद्रीनाथ मध्य हिमालय क्षेत्र में स्थित है। यह उत्तराखंड के चमौली जिले में है। यह अलकनंदा नदी के तट पर स्थित प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है और 4 धामों में सम्मिलित है। कौन? बद्रीनाथ। ठीक है, आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन, ये देखो, निम्नलिखित में से कौन सा नगर इराक में सुन्नी ट्रायंगल का भाग नहीं है? बगदाद, रमादी, बसरा और टिकरित। ठीक है, तो सही विकल्प आपको बताना है मित्र, सही विकल्प है सी यानी बसरा। ठीक है, इराक के सुन्नी त्रिकोण में बगदाद या रमादी, टिकरिस आते हैं। बसरा जो है दक्षिणी इराक में है। कहाँ है भैया? बसरा दक्षिणी इराक में है और यह सुन्नी त्रिकोण का भाग नहीं है। आगे बढ़ते भैया, अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देखो, विश्व में सबसे बड़े व सघन वन किस देश में है? तो भारत में, तंजानिया में, ब्राजील में और कनाडा में। तो आपको बताना है सही विकल्प क्या है। देखो यहाँ पर मित्र, जो सही विकल्प, चूंकि ये क्वेश्चन 2019 का पूछा गया था, तो लेकिन उस समय जो सही है वो है ब्राजील में। विश्व के सबसे बड़े व सघन वनों का स्थान ब्राजील माना गया है, जो कि अमेजन वर्षा वन, जिसे रेन फॉरेस्ट कहा जाता है, और इन्हें जो है सिल्वा व जो है सदाबहार वर्षा वन कहा जाता है। यहाँ जो महोगनी, रबड़, एवोनी जो है वृक्ष हैं वो प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। लेकिन वर्तमान समय पर जो फैक्ट बताया जा रहा है कि विश्व में सबसे बड़े व सघन वन किस देश में स्थित है, तो बताया जा रहा है कि रूस में है। कहाँ पर? रूस में, जहाँ वन क्षेत्र 832.6 मिलियन हेक्टेयर से अधिक है, जो दुनिया के कुल वन क्षेत्र का लगभग 20% है। ठीक है, इस विशाल वन क्षेत्र का अधिकांश हिस्सा साइबेरिया में फैले बोरियल वनों, जिन्हें टैगा भी कहा जाता है, उसमें शामिल है। ठीक है, तो अब चूंकि वर्तमान समय में इस तरीके से बताया जा रहा है, तो हमें उम्मीद है कि अगर अब क्वेश्चन ऑप्शन में आपको रूस आएगा तो आपको उसे चुनना पड़ेगा। आगे बढ़ते भैया, अगला क्वेश्चन, ये देखो, यहाँ पर किस प्रकार के प्रदूषण से बचाव के लिए ग्रीन मफलर का उपयोग किया जाता है? ग्रीन मफलर, तो वायु का, जल का, मृदा का, ध्वनि यानी शोर का। तो सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है भैया डी, यहाँ पर ध्वनि यानी शोर। देखो यहाँ पर ग्रीन मफलर तकनीक का प्रयोग ध्वनि यानी नॉइस प्रदूषण कम करने हेतु किया जाता है। इससे जो है सड़कों, राजमार्ग, औद्योगिक क्षेत्र के आसपास 4 से 6 पंक्तियों में वृक्षारोपण कर पृथ्वी अवरोध बनाया जाता है। पेड़ ध्वनि को अवशोषित करते हैं। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन, यदि हम एक लोहे के टुकड़े को गर्म करते जाएं तो शुरुआत में क्या होगा? हल्का लाल चमकता है, फिर सफेद और अंत में क्या हो जाता है? मतलब यहाँ पर होना चाहिए क्या, कौन से रंग में हो जाता है? तो आपको वही बताना है कि अंत में क्या रंग हो जाए, काला, लाल, नारंगी और नीला। तो सही विकल्प क्या होगा आपको वही बताना है मित्र। सही विकल्प है आपका डी यानी नीला। क्या हो जाता है? नीला। किसी लोहे के टुकड़े को जब गर्म किया जाता है तो उसका जो उत्सर्जित प्रकाश की वर्णक्रम स्थिति तापमान के साथ बदलती रहती है। पहले तो हल्का लाल होगा, फिर उसके बाद सफेद हो जाएगा और अंत में नीला हो जाएगा अधिक तापमान पर। ठीक है, तो इस तरीके से सही विकल्प है आपका क्या, डी। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देखो भैया, यह है करंट अफेयर का क्वेश्चन। 16 से 18 मई 2025 में सागरमाथा संवाद 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? क्या बात हो रही है? सागरमाथा संवाद के आयोजन की। तो नई दिल्ली, प्रयागराज, काठमांडू या पोखरा।
तो सही विकल्प आपको बताना है मित्र। सही विकल्प है सी, काठमांडू। सागरमाथा संवाद 2025 16 से 18 मई 2025 का आयोजन जो है नेपाल के काठमांडू में किया गया। मुख्य विषय था जलवायु परिवर्तन, पर्वत और मानवता का भविष्य। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं भैया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के प्रयोग से निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो जाता है? तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो आपको बताना है। यहाँ पर देखो, बेरी बेरी, घीघा, रतौंधी और बर्डआंधता। तो इसमें जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका ए, यानी बेरी बेरी। ठीक है। पॉलिश किए गए चावल में प्रोटीन, फाइबर तथा विटामिन बी यानी थायमिन की कमी हो जाती है और थायमिन की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। इसलिए रोग प्रतिरोधक और संतुलित आहार के लिए चावल का अवसान यानी प्रक्रिया घटाने पर बल दिया जाता है। ठीक है भैया, आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन भैया। पश्चिमी गोलार्ध में निम्नलिखित में से किस रोग के उत्पन्न होने का प्रमुख कारण ओजोन परत के छिद्र हैं? पहला है गंजापन, दमा, त्वचा कैंसर, फेफड़े का कैंसर। तो सही विकल्प आपको बताना है मित्र। सही विकल्प है आपका सी, क्या है? त्वचा कैंसर। क्या है? त्वचा कैंसर। ओजोन परत जो कि पराबैंगनी, जो कि अल्ट्रावायलेट जो किरणों से रक्षा करती है, और ओजोन परत के छिद्र के कारण जो है यूवी यानी अल्ट्रावायलेट विकिरण बढ़ जाता है, जिससे त्वचा कैंसर का जोखिम बढ़ता है। इसी हेतु 16 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते लेते अगला क्वेश्चन। वर्ड डॉक्यूमेंट, वीडियो या MP3 किस प्रकार का है? फोल्डर है, टेम्पलेट है, फाइल है और या आइकॉन है? तो आपको बताना है सही विकल्प क्या है। सही विकल्प है भैया ये आपका तीसरा, फाइल। ठीक है। तो वर्ड डॉक्यूमेंट, वीडियो और MP3 सभी फाइल प्रकार की जो है डिजिटल दस्तावेज या माध्यम है। और अगर बात की जाए फोल्डर की, तो फोल्डर क्या है? इसमें फाइलें मतलब रखी जाती हैं, सहेजी जाती हैं। और अगर बात की जाए टेम्पलेट की, टेम्पलेट जो है यह फाइल का एक प्रकार हो सकता है। ठीक है। आइकॉन केवल प्रतीक है। ठीक है। तो यहाँ पर विकल्प सही है क्या? तीसरा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? ठीक है। वाकाटक, इक्ष्वाक, शक, खारबेल। तो आपको बताना है सही विकल्प क्या है। सही विकल्प है भैया बी, यानी इक्ष्वाक। ठीक है। इक्ष्वाक वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वती और आंध्रभूत के रूप में उल्लेखित किया गया है। यह वंश कृष्णा या गुट्टूर क्षेत्र में शासन किया करता था और सातवाहिनों के समकालीन रहा। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं मित्र अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखो यहाँ पर दस्त-ए-लुट अवस्थित है। ये जगह का नाम है भैया। कहाँ पर अवस्थित है आपको बताना है। ईरान में, लीबिया में, केन्या में, नाइजीरिया में। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया भैया। दस्त-ए-लुट अवस्थित कहाँ पर है? आपका ईरान में। ठीक है। तो दस्त-ए-लुट ईरान में स्थित एक विशाल लवणीय रेगिस्तान है। ठीक है। और यह विश्व के सबसे सूखे एवं गर्म स्थानों में से एक है। ठीक है। यह ईरान के किरमान प्रांत में अवस्थित है। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन भैया। निम्न में से किस कोशिकांग में झिल्ली नहीं होती है? राइबोसोम, लाइसोसोम, गाल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका जो सही विकल्प होगा मित्र वो है आपका राइबोसोम। क्या विकल्प है? राइबोसोम। राइबोसोम सजीव कोशिका के कोशिका द्रव में स्थित सूक्ष्म कण है। इनकी जो प्रोटीन संश्लेषण में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। समझिएगा बात ध्यान से। राइबोसोम का प्रोटीन संश्लेषण में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। राइबोसोम एक संदेश धारक राइबोस न्यूक्लिक अम्ल से जुड़ा रहता है। यह अमीनो अम्लों को क्रमवार जोड़ने का संदेश देता है। इसके आवरण में झिल्ली नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं भैया अगला क्वेश्चन। ये देखो यहाँ पर भारतीय कृषि की विशेषताएं आपको बताना है। यहाँ पर देखो कूट के माध्यम से विकल्प दिया गया है। पहला जो है श्रम अधिशेष अर्थव्यवस्था, संरचनात्मक बेरोजगारी, बड़े आकार की भूमि जोत और उत्पादन की परंपरागत तकनीक। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है, कौन गलत है। ठीक है। या यहाँ पर देखो जो सही विकल्प है वो है आपका सी, 1 और 4। क्या विकल्प सही है? 1 और 4 मतलब श्रम अधिशेष व्यवस्था भारतीय कृषि की विशेषताएं है, उसके साथ साथ उत्पादन की परंपरागत तकनीक।
ठीक है। अगर हम बात करें जो है भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषताएं में, तो श्रम अधिशेष जो अर्थव्यवस्था है, इसका मतलब है कृषि में श्रम की अधिकता तथा उत्पादकता की कमी। ठीक है। अगर हम बात करें उत्पादन की परंपरागत जो तकनीक है, तो खेती में आज भी पारंपरिक और रूढ़वादी तकनीकों का उपयोग होता है। और कृषि जो है क्षेत्र का छोटा आकार जो है अधिक जनसंख्या के कारण भूमि जोतें बहुत अधिक हो गई है। तो इस तरीके से आपको और भी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो आपको पीडीएफ के माध्यम से मिल जाएगा। तो आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। भारत का वन्य जीव संस्थान अवस्थित है अल्मोड़ा में, देहरादून में, भोपाल में, गुवाहाटी में। तो सही विकल्प है मित्र आपका बी, यानी देहरादून में। ठीक है। भारतीय वन्य संस्थान वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की स्थापना वर्ष 1982 में देहरादून यानी चंदबनी में की गई थी। यह केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वतंत्र निकाय है। यह संस्था लुप्त प्राय जीवों जैसे जैव विविधता, वन्य जीव नीति, जैव विकास तथा जलवायु परिवर्तन जैसे क्षेत्रों में अनुसंधान कार्यक्रम संचालित करती है। ठीक है। भारत का वन्यजीव संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? देहरादून में। आगे बढ़िए अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर बायोचिप में होता है क्या? आरएनए और डीएनए, आरएनए तथा डीएनए, आरएनए डीएनए तथा प्रोटीन आपको बताना है। सही विकल्प यहाँ पर क्या होगा? तो सही विकल्प है मित्र आपका डी। जी हाँ, आरएनए, डीएनए तथा प्रोटीन, ये आपका सही विकल्प है। बायोचिप अर्धचालक यानी सेमी कंडक्टर की तरह होती है, किंतु इसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की जगह जैविक पदार्थों का उपयोग किया जाता है। ठीक है। इन जैविक पदार्थों में डीएनए, आरएनए तथा प्रोटीन सम्मिलित होते हैं। ठीक है। इनका प्रयोग आनुवंशिक विश्लेषण, रोग पहचान और जैव संवेदी उपकरणों में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं भैया अगला क्वेश्चन। ये देखो, निम्नलिखित में से किस एक को भारत में निर्देशित कोर उद्योगों में सम्मिलित नहीं किया जाता है? आपको बताना है। सही विकल्प क्या है? सीमेंट, स्टील, सॉफ्टवेयर, कोयला। तो सही विकल्प है आपका सी, क्या? सॉफ्टवेयर। ठीक है। सॉफ्टवेयर जो निर्देशित कोर उद्योग किसी देश की औद्योगिक अर्थव्यवस्था की आधारशिला होती है। ठीक है। भारत में कुल 8 निर्देशित कोर उद्योग है, जैसे कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट, बिजली, ये सब जो है सॉफ्टवेयर को कोर उद्योगों में सम्मिलित नहीं किया जाता है। आगे बढ़ते भैया अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद जो है लुगदी, कागज और गत्ते के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? आगरा, बिजनौर, झांसी और रायबरेली। तो सही विकल्प क्या होगा भैया? आपको बताना है। सही विकल्प है यहाँ पर आपका बी ऑप्शन, यानी बिजनौर। ठीक है। बिजनौर और सहारनपुर जनपद जो है लुगदी, कागज तथा गोले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। आगरा की अगर हम बात करें तो आगरा जो है चर्म उद्योग व पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। अगर बात करें हम रायबरेली की, तो रायबरेली लकड़ी उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री और रेल पहिया कारखानों के लिए जानी जाती है। ठीक है। झांसी जो है गुड्डों एवं नर्म मुलायम खिलौनों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? गुड्डों एवं जो है नर्म मुलायम खिलौनों के लिए। ठीक है। आगे बढ़ते भैया अगला क्वेश्चन। ये देखो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए, ये आपका है पूंजी निर्माण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? आपको बताना है। दो कथन है और कूट के माध्यम से आपको बताना है। पूंजी निर्माण की प्रक्रिया बचतों और वित्तीय संस्थानों की प्रवाहिता पर निर्भर करती है। दूसरा ऑप्शन है निवेश पूंजी निर्माण के लिए एक अनिवार्य कारक है। ठीक है। तो यहाँ पर विकल्प देखो, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना ही दो। ठीक है। तो आपको बताना है क्या विकल्प सही होगा। इसका सही विकल्प है मित्र इसका सी, यानी केवल एक और दो, दोनों। क्या विकल्प सही है? एक और दो, दोनों। पूंजी निर्माण की प्रक्रिया बचतों और वित्तीय संस्थाओं की प्रवाहिता पर निर्भर करती है। निवेश पूंजी निर्माण का एक अनिवार्य कारक है, इसलिए जो क्या सही है? एक और दो, दोनों। इस तरीके से आगे बढ़ते भैया अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखो, पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित गैसों में से किसे प्रयोग में लाया जाता है? तो देखो यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, फ्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो आपको बताना है। सही विकल्प है बी, क्लोरीन। ठीक है। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन गैसों का प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है। तो
पीने के पानी को शुद्ध करने हेतु क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है, इसे क्लोरोनीकरण कहते हैं। ठीक है, क्लोरीन जल में उपस्थित जो हानिकारक जीवाणु एवं सूक्ष्म जीवों को नष्ट करती है। जल को जीवाणु रहित करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का भी प्रयोग किया जाता है। इस तरीके से मित्र आपका जो है 30 क्वेश्चन का ये प्रैक्टिस समाप्त हुआ। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे। अगर आपके कोई सवाल हो तो आप उनको कमेंट करें, जितने क्वेश्चन आपके सही हो उनको आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इसके साथ साथ आप अभी तक अगर वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ना किए हो तो सब कर लीजिए। पीडीएफ ग्रुप ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।